में स्मार्ट टीवी होंगे, किसी घर में स्मार्ट टीवी नहीं है तो यू कैन बाई अ फायर स्टिक। जैसे आप फायर स्टिक लेते हो तो जो भी आपके मोबाइल पे स्क्रीन है सेम स्क्रीन टीवी पे आ जाती है। सो पुट इट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन एंड वॉच इट ऑन टीवी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर नोट्स जो तुमने बनाया नहीं, तो नोट्स के साथ फिर यूज डिसाइड कि अच्छा ये पढ़ाया सर ने, परमानेंट शेड्यूल में ये बताया तो एक रिवीजन के लिए एक अच्छा मेथड हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, नोट्स कभी गुम हो गए, कुछ हो गए, नाउ द नोट्स आर परमानेंटली ऑन यूट्यूब। once somebody subscribes this all the YouTube, in fact 9th के 10th के 8th के सारे चाहे मैं उधर डाल दूं, every day I'm putting my classes there so that my students benefit. Now with this I think all of you should have above 95% marks, which is my target. Okay, Shrika, please let me ask your doubt first. Just tell me the doubt, which part, and read it from there. श्रीका का जो डाउट है मैथ्स का डाउट है दोस्तों, तुम लोगों को नहीं अफेक्ट करेगा, 9th में करेगा इफेक्ट, लेकिन श्रीका का थोड़ा सा बोर्ड अलग है तो श्रीका को थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। श्रीका टेल मी। Yes, sir. So find the value of, and say it's not. ओके, देयर आर टू पार्ट्स इन योर क्वेश्चन, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। Okay, sir. देयर आर टू पार्ट्स इन योर क्वेश्चन। Guys, can you work out the square root of 7? This is the question to all of you. Just tell me what is the square root of 7. Everyone, अभी हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, बताओ मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 7, नॉट फ्रॉम द टेबल, वर्किंग के साथ। यानी सॉल्व करके चाहिए आपको? सॉल्व करके, हाँ सॉल्व करके जल्दी बताओ। दिया, तेरा क्वेश्चन कहाँ गया हो? ये अपना श्रीका कौन से वाले नंबर पे डाल रहे हैं? I'm रीसेंड कर जल्दी। Okay, sir. हाँ भाई, वो निकल गया, वंश निकल जाएगा ना 7 का, यू विल बी एबल टू डू इट वंश, शिव। हाँ मिल गया मेरे को सर, जस्ट अ सेकंड। नहीं पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी? हर्षा हो गया? सर बस कर रही हूँ। ओके ओके गाइस, जस्ट पे अटेंशन। सो 7 से शुरू करते हैं हम लोग। सो 2 2 जा 4, 3 is balance. I don't have anything left, so I'll put a decimal here and take 2 zeros. 3 2 जा 6, I think 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, carry 1, 4 2 5 56, 44, 2 more zeros, 48। सर वो 6 कैसे होगा सर? वहाँ पे 4 आएगा ना, 2 का डबल। यस सर 4 आएगा। अरे सॉरी 40 नहीं, यहाँ 2 था ना, ओके सॉरी 4 आएगा, सॉरी कई बार ना मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। 4 राइट। सो नाउ लेट अस सी, 4 से क्या आएगा, 4 8 जा, नहीं 4 7 जा 7 6, ओके 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27। अभी ठीक है मेरे ख्याल से, या ओके, डबल 0 52 and 4 4 is 16, carry 1, 4 is 1 9, okay whatever, so 2.64 आ गया। इतना तो ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीका, नो इश्यूज ऑन दिस? No, sir, no doubt. ओके, अभी आपने जो डाउट पूछा है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं, हाँ जी सर जैसे हमारे पास 48 आया डिवाइजर में, तो सर 48 का हम डबल इंटू 2 लिखेंगे या फिर 6 कहाँ है 48? यहाँ पे सर नीचे उसके 46 के नीचे वाला। हाँ 46 के नीचे 24 आया ना,
यस सर। सर नहीं तो हमें 46 का फिर डबल लिखना होगा ना वहाँ से। 46 का थोड़ी इसका डबल लिया था, इसका ये वाले का। ओके सर। तो 26 का डबल 52 लिया। ओके सर, गॉट इट। ओके, नाउ गाइज जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो नाइन्थ में तुम्हारे लोगों को ये बताया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो लेट अस से आई हैव a question here which is 4, अच्छा 4 plus √7 and 4 minus √7 और इसका रूट ले लिया पूरे का। अब मेरे तो दिमाग की दही हो गई, ये डबल डबल साला कौन नहीं, ये तो सॉल्व होना मुश्किल है यार, कैसे होगा सॉल्व ये, क्योंकि दिस एज इट इज 7 इज इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू मिलेगी नहीं मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, मैं समझदारी दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा यार इस बंदे ने मेरे को a प्लस बी ए माइनस बी दे दिया। श्रीका, a प्लस बी ए माइनस बी है ये, वेयर a is equal to 4 and b is equal to √7। समझ में आया? Yes, sir. श्रीका, अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना मैंने, तो a प्लस बी और a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखना अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये मैं मल्टीप्लाई कर आके इसको 4 प्लस √7 से करूंगा इसको अंडर रूट, ये भी अंडर रूट है, दोनों अंडर रूट है। ओके, सो दिस विल बिकम 4 प्लस √7 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट, गॉट इट? Yes, एंड sir. दिस विल बी 4 का स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर एंड रूट। हुआ क्या? ये था, ये सिचुएशन थी अपने पास। ऋत्विक ध्यान देना, सब लोग, तुम लोगों को काम आएगा ये, करो तुम लोग सभी। ये था अपने पास सिचुएशन, जहां a ये था, b ये था। मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी के रूट से। ऊपर वाला तो स्क्वायर हो गया, नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इस वाली आइडेंटिटी से कौन सी से, a इक्वल टू a प्लस बी। नाउ कर लिया तो बस ये तो आसान हो गया काम। श्रीका देख रही है, दिस इज 4 Yes, पर sir. स्क्वायर रूट 7 अपॉन दिस इज 16 माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो दिस इज 4 प्लस 2.64 और नीचे आएगा 16 में से 7 गया, क्या बचा, √9, तो क्या आएगा 6.64 अपॉन 3, यानी कि 2.21 समथिंग। श्रीका, Okay, sir. यही आया इनका, 2 इन्होंने दिया 2.215, वही अपना वही आया 2.21। ठीक है, ओके, राइट गाइस। नाउ अर्णव का डाउट। अर्णव पहले हीट डोम वाला समझा दूं सबको, वो सबके इंटरेस्ट की बात है। गाइस, शुड आई जस्ट टेल यू द हीट डोम थिंग? सर मेरे को एक हिस्ट्री का भी डाउट था। वो बाद में, पहले हीट डोम वाला बताता हूँ। कनाडा के अंदर बड़ा हल्ला बचा हुआ Excuse me, sir. है, या सबके लिए काम की चीज है वो। हाँ जी, Sir, in the book answer is 2.215. अरे तो बेटा मैंने क्या किया ना, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और निकाल लेंगे ना उसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.215 ही आएगा। तो उतना घबरा क्यों गई छोटे से पॉइंट से? Okay, सेम ही sir. था आंसर। इन्होंने 2 डिजिट तक 3 डिजिट ले लिया, मैं 2 डिजिट तक ले लिया। अगर मैं इसको 3 डिजिट निकालूंगा तो आ जाएगा बेटा, अगला वाला 1 आएगा इधर। ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. समझी? समझी मेरे बात? सर मेरे को वैसे एक डाउट था, जैसे अगर एग्जाम में हमें पॉइंट का कोई क्वेश्चन आता है डेसिमल वाला, तो सर हमें डेसिमल प्लेसेस में कितने डेसिमल तक लिखना है? Normally 2 places. If nothing is specified, then 2 places. If they say Okay, sir. up to 3 places, then you have to do up to 3 places. Okay. Anybody has any idea regarding that Canada thing which is happening, Canada and northern part of USA? Anyone? Okay, I'm explaining. सर मेरे एमटी का वो सिलेबस मिल गया, वो मैं भेज दूं? हाँ ठीक है, भेज दे मुझे। Okay, see what is simply has happened. First, let me just show you the globe and then explain it. ये है अपना ग्लोब, ये इंडिया अपना, एंड इधर है यस। अब तो प्रॉब्लम जहां पे आ रही है वो देख लो।
ये यूनाइटेड स्टेट है ना, यहाँ पे एक सिटी है पोर्टलैंड, मैंने हाईलाइट किया, देखो यहाँ पे एक सिटी है, ये देखो पोर्टलैंड। एक्चुअली ये कैमरे, हाँ अब लव हो जाएगा। ये पोर्टलैंड है भाई, यहाँ पे पोर्टलैंड है, ऊपर कनाडा है, ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए। ज्यादातर इस एरिया के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। नाउ हो क्या रहा है, just see how things have happened, why the heat dome has been created in this area. Firstly, let us understand the word heat and dome. सबको पता डोम क्या होता है? राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो ऐसे करके बना हुआ है गुंबद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको डोम बोला जाता है। ताजमहल के ऊपर भी डोम बना हुआ है। तो दिस इज in Canada and parts of America, this dome has been created. Why it has been created, I'll just explain this to you. So let us say this is the general area of Canada and this is the general area of USA. यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये सारे स्टेट्स हैं यूएसए के। तुम्हें पता सारे यूएसए के सारे स्टेट ऐसे डिवाइडेड है, 50 स्टेट्स हैं टोटल यूएसए। एंड दिस ओशन इज पैसिफिक ओशन। If you remember, 21st June is a special day. What happens on 21st June, Harsha? Okay. Ritvik, what happens on 21st June? Sia, anybody? Okay. Open, question open. Sir, yoga day. Yoga day. Okay, good. Anybody, anything else? Environment day. See, this is called summer solstice. Summer solstice. सर 21 मार्च को नहीं होता? नहीं 23rd मार्च को होता है। 23rd मार्च को होता है समर इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। समर सॉलिस्टिस होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर का, नॉर्थ हेमी का समर सॉलिस्टिस होता है। होता क्या है उस दिन, क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गेस्ट डे, एंड यू कैन से मैक्सिमम हीट होती है उस दिन। का रीजन क्या है कि उस दिन जहां जो अर्थ है हमारी, ये सन है अगर, तो हमारी अर्थ ऐसे टिल्टेड होती है, जो जो नॉर्दर्न पोल होता है वो ऐसे, अर्थ ऐसे टिल्टेड है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ होता है, और सन की लाइट पड़ती है जो सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, इक्वेटर पे नहीं पड़ती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने की वजह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा हीटेड अप रहता है। तो 21 जून अभी तो गया थोड़े दिन पहले, तभी ये कहानी शुरू हुई है, अराउंड दैट टाइम इट हैज स्टार्टेड। तो इफ यू सी दिस इज रेड में जो लाइन है, रेड में जो लाइन है ये नॉर्दर्न है, जो हमारे इंडिया के बीच से निकलती है, सबको पता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे, ये देखो यहाँ मैक्सिको के पास से ये लाइन गुजर रही है। 21 जून को सन बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे पड़ रहा था इसके ऊपर, तो ये पूरा पार्ट हीटेड अप था, ऑलरेडी हीटेड अप था। Why the problem in this area has come, I'll just tell you. So what happens is हमारी अर्थ के around 5-6 kilometer, 5 to 6 kilometer up in the air, there is something called jet streams. Now jet streams are huge bands of air. Huge bands of air. Band मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पट्टियां। So these are thousands of kilometer wide, thousands kilometer wide, and some hundreds of kilometer, thousands up to 1000 or maybe 100. 100 is a better word. 100 kilometer wide होती है, and there are a few kilometer thick also. Few kilometer thick. Because of the Earth's movement from west to east, the most of the jet streams they move from west to east. ऐसे मूव करती हैं ऐसे। इसका रीजन क्या होता है, इक्वेटर हीट अप हो जाता है, इक्वेटर से एयर ऊपर चली जाती है, तो ठंडी एयर यहाँ से
ये यहाँ जाएगी तो ठंडी एयर इधर रश करती है, तो इसकी वजह से ही बनती है जेट स्ट्रीम बनती है। So there is a jet stream which comes from this is a Pacific Ocean. USA is here and Japan is here and India is here. Actually आज तक जो तुम मैप देखते हो वैसे होता है, इंडिया हम यहाँ पे होता है, उसमें यहाँ पे इंडिया होता है, इधर यूरोप होता है, इधर यूएसए होता है और यहाँ पे जापान होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको ओरिएंटेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ अभी समझाने के लिए, उस ओरिएंटेशन छोड़ के इस ओरिएंटेशन समझ लो, ये समझ लो गोल गोल है ना पूरा। तो जापान और यूएसए के बीच में पैसिफिक ओशन है, दिस इज द वेस्ट पैसिफिक एंड दिस इज द ईस्ट पैसिफिक। East Pacific or West Pacific से there is a jet stream which every year, almost every year, it goes from here to here, from west to east, and it is normally carrying the hot air. But some over the years, West Pacific has become warmer, and this East Pacific is colder. As a result of this, there is this hundreds of kilometers of band of air which goes like this. Every year it happens. Now this air is coming here, and this, let's say this is the area of Portland where maximum casualties have been reported, and this is Canada, this area. Now this area was heated up because of some summers हैं वहाँ पे भी, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर summers हैं, ठीक है, तो इनके पास भी summers हैं यहाँ पे। तो now heat, because of the summers, the warm air rises. Warm air rising. Now, when this warm air is rising, it should run away from the earth, and cool air should come in its place. So this situation now, what has occurred this time, and there's, see, when weather phenomena take place, there many things happen. I don't know how many of you follow monsoon predictions. If you remember, काफी टाइम से monsoon department बोल रहा था मानसून आ गया, दिल्ली पहुंचने वाला है, आ रहा है, याद है तुम्हें? और अब 10-15 दिन हो गए, मानसून है ही नहीं, लेट हो गया मानसून। बड़ी झाड़ पड़ी मैं डिपार्टमेंट को, साला तुम लोगों को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वेदर का जो फिनोमेना आता है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए सारे सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं वेदर की प्रेडिक्शन में। सुपर कंप्यूटर्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं वेदर प्रेडिक्शन में, इतनी सारी कैलकुलेशंस होती है। सो लोकल कंडीशंस का बहुत सारा बड़ा कॉन्फ्लुएंस बन जाता है, बहुत सारी लोकल कंडीशंस हो जाती है। इस साल क्या हुआ है, इस एरिया के अंदर बहुत सारी लोकल कंडीशन होकर फाइनली ये स्टेज पहुंच गई है, ये वार्म एयर ऊपर उठना चाह रही है, लेकिन ये जो जेट स्ट्रीम जो कि 5 किलोमीटर ऊपर है, इसने इसको कवर कर लिया इधर से भी। तो पूरी की पूरी ये वार्म एयर है, और ये वार्म एयर नीचे से जाके कह रही भाई मेरे को जाने दो, और ये यहां पे पूरा का पूरा डोम बन गया, कवर हो गया। अब हो क्या रहा है, एवरी डे द वार्म एयर इज राइजिंग, थोड़ी सी ठंडी होती है तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है, नीचे से फिर वार्म एयर और आ रही है, फिर ये नीचे जा रही है, तो यहां पे इट हैज बिकम काइंड ऑफ प्रेशर कुकर थिंग। नाउ दिस वार्म एयर इज सर्कुलेटिंग and this is increasing the temperature almost every day. It started with around 45 degree, is 46, 47, 48, 49, I think 50 has been crossed now. So because of this, अब तुम बोलोगे सर ये तो निकल जानी चाहिए थी अब तक, भैया ऐसा नहीं होता। This is thousands of kilometer long, length is thousands of kilometers and width is hundreds of kilometers. So heat dome will continue for some time to come. Now scientists are saying earlier this jet stream used to move like this. Actually scientists के पास अभी satellite picture है, and they are seeing this jet stream moving, actually moving. देखते हैं अगर मेरे को नेट पे मिल गया अभी तो। So now what has happened, because of the global warming, the jet stream has become like this. So it takes longer time over this area. This has happened because of global warming. So the heat dome now has been created because the air cannot rush away from here. The hot air is trapped in the hot air ribbon and it cannot go anywhere. So people in this particular region are facing the heat wave. This is the science behind it. Okay. भाई समझ में आया तुम्हें कुछ गुरुजी? Yes sir. Satellite
Satellite video of jet stream Canada heat dome। ये क्वेश्चन IAS वाईएएस में पूछे जाते हैं भैया, फिर बाद में, अभी से आदत डालो इन सब क्वेश्चंस को पढ़ने की। What led to the heat wave taking over Western India? Okay guys, just wait करो, मैं शेयर करके स्क्रीन तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ऑडियो भी है इसके अंदर। I have not seen this video so far, जब मेरे दिमाग में आया कि तुम्हें तुम दिखा देता हूँ, तो just have a look at this. So far I have not seen this. Let us see if something is there or not. If you are feeling the unprecedented heat in Canada right now, नहीं, you're ये probably वाला wondering video। why. Okay, Why चलो is देख this लो, happening? देख लो। It's a छोटा heat सा 2 dome, मिनट का। and that's standard for summer, but there are 4 main ingredients to why this pressure cooker is breaking records. First, recent storms in the Western Pacific. That created a Guys, can you wave see in this this? atmospheric conveyor belt called the दिख jet रहा है? stream. Yes, And look at this movement of water vapor from ये space. look at this. You can see once that wave got to BC, it parked See, itself this is what I there, wanted to show you. ushering in moisture, ये actual giving BC a दिखे ये humidity it usually satellite doesn't की। feel. The effect was also felt far higher, melting snow and ice on the tops of our highest mountains. So that's hot. It gets hotter with thermal lows. When it's hot enough, rapidly rising air causes low pressure on the ground. Winds move from high to low, so that hot air rushes towards the coast, racing down our mountains. If you've heard of Second Chinooks, reason. it's the same principle. Third, cooking time. This weather pattern got locked in place, allowing hot air to keep mixing down, making every day hotter than the next. The final ingredient, time of the year. It's June, meaning a higher sun angle and more hours of the day, but also it's what's not here this time of the year. Smoke from forest fire season would actually have helped dissipate the rays from the sun. So Okay. what does all of this have to do with climate change? Well, remember the jet stream? Normally it looks like this, helping to keep weather patterns moving around the world. But now it's even wavier, and that leads to weather events lasting longer and moving slower. As climate change rapidly warms the Arctic, it's making that warp worse. The temperature difference between the north and the south is getting smaller, and it's that difference that fuels the speed of the jet stream. We know that चलो, okay, right. So we are done with the heat wave thing. Okay भाई, और कुछ डाउट है तो बता। Yes, sir. So what is doctrine of lapse? ये तो कोई भी बता देगा। श्रीका बताएगी। श्रीका, what is doctrinal lapse? I don't remember. Okay. Doctrinal lapse किसने? डलहौजी का था। डलहौजी का आइडिया Sir, था मेरे ख्याल से। या ओके Yes, जिया sir, बताओ go बेटा। biology. Sir, doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie, and in that, if a king does not have a male heir, if it has of its own, if it's adopted the fort and the place of that And the kingdom king and the will kingdom be, and the kingdom. and the kingdom will get annexed by the Britishers. Okay. So but ये तो डलहौजी ने इसको यूज किया था। डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 58 नहीं 49 to 56 आई थिंक, 1849 से 1856 तक था। 49 48 मुझे एग्जैक्टली था नहीं। उस बंदे का दिमाग में फितूर आया। उसने बोला जिस राजा का अपना खुद का बच्चा नहीं है वो किसी को गोद लेके राजा नहीं बना सकता, उसका राजा हम ले लेंगे। तो सतारा को उसने एनेक्स कर लिया, झांसी को एनेक्स किया, पंजाब में एक छोटा सा स्टेट था उसको एनेक्स किया, बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स कर दिया। तो जब हमारी क्रांति हुई थी 1850, नॉट द इमीडिएट रीजन बट वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग रीजंस वाज दिस आल्सो, डॉक्ट्रिनल लैप्स की वजह से अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। क्लियर और ना? Yes, sir. Okay guys, chalo let's get back to it. Guys, any other anybody else, any other doubt? हाँ जी, no doubts? Okay, चलो let's get ahead. मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ 1 मिनट, उसके बाद बिल्कुल। परमानेंट सेटलमेंट की काफी सारी चीज हम समझ चुके हैं, और नाउ लेट अस सी इट इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। मैं तो तुम्हें स्टोरी बताई थी, अब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देख लेते हैं इसको। अब तक तो हिस्ट्री समझ में आ रही है ना सबको भाई? कोई ऐसी टेंशन वाली बात तो नहीं कि हिस्ट्री नहीं आ रही हो ज्यादा। एक्चुअली होता क्या है, तुम्हें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 1750 से लेके 1947-42 तक है, क्विट इंडिया, वो 8th में पढ़ा देंगे।
400 years of history will be covered by you in this 1 year, and that is not complete SST, one part of the SST. So थोड़ा सा बच्चों पर लोड पड़ता है, बट अभी मुझे तुम लोग थोड़ा सा बताओ, वर्बली बता दो, ठीक ठाक है अब तक तो हिस्ट्री ये वाली, अब तुम्हारे अब तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ भाई बोल के बोल दो। No, sir, clear. नो क्लियर सो फार? ऋत्विक, अगर Yes. मतलब याद Yes, sir. तो हो जाएगा ना, याद मतलब हो जाए, क्वेश्चन से याद हो जाएंगे ना, पिक्चर समझ में आ जाएगी ना? अर्नव, अर्शिया, वंश, शिखा, यस सर। शिवा, यस सर। जिया, Yes, sir. हाँ ओके, उमर हो जाएगा ना अगर पढ़ेगा तो, और मेरे Yes, वीडियो sir. देखेगा तो? हाँ ठीक है, चलो भाई लोग, लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके यस, ये बुक बहुत अच्छी एक्सपेडिशन, मैं इसलिए बेस्ट बुक को कोशिश करता हूँ। हमसे पढ़े हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ब्रिटिश हैड थॉट जमींदार शुड इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो हमने बात की थी कि ब्रिटिशर्स को लगा देखो कितना फायदा है यार, ये कितनी बढ़िया चीज है ये परमानेंट सेटलमेंट। पहली बात तो हम लोगों को बार बार उसको रेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो जमींदार थोड़ा खुश होंगे कि यार चलो बार बार रेट नहीं बढ़ता है, एब्रप्टली नहीं बढ़ जाता, तो चलो एक रेट है सेट हो गया, 20-30 साल बाद रिव्यू होना है तो चलो देते रहो। इसके बदले में क्या करे, जमींदार पैसा लगाएंगे जमीन में, अच्छे फर्टिलाइजर अच्छे सब यूज करेंगे और प्रोड्यूस बचेगा। ओके, और उसका प्रोड्यूस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो किसानों को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा किसानों को। तीसरा, हम लोगों की परमानेंट इनकम बंद गई है अभी, अब तो आती रहेगी, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा, ये जो जिन लैंडलॉर्ड को हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे, फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ी तो अपनी तरफ के लोग होंगे। एंड नेक्स्ट, हमें जाके किसानों को डंडे नहीं मारने पड़ेंगे, किसान हमें नहीं गाली निकालेंगे, किसान जमींदारों को निकालेंगे। ये उनके दिमाग में था, लेकिन हुआ कुछ और। वो क्या हुआ, जमींदारों ने बीच में मिडिलमैन घुसा दिए बहुत सारे, और उसकी वजह से हर एक बंदे का शेयर कटता गया, किसान से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 90% उसका प्रोड्यूस ले लिया जाता था, तो किसान की हालत खराब हो गई। ये पढ़ लिया था क्या हमने जमींदार? आई थिंक वी हैड रेड दिस ना। चलो यहां से पढ़ लेते। द ब्रिटिश हैड थॉट द जमींदार शुड इन्वेस्ट। सिया आप टेक ऑन करो यहां से। Yes, sir. The British had thought that the zamindars would invest in new technology, increase produce or fertility of land. Greater produce would translate into greater profits for zamindars, as the revenues they had to pay the company was fixed under the new policy. However, zamindars made no effort to improve it. They had the right to remove tenants from their lands, to seize the land belonging to a cultivator on a non-payment of dues. All these factors left the cultivators in pitiable conditions. ओके, ये जो ने छोटे छोटे फैक्ट फन जो ने ये पढ़ ले, और परमानेंट सेटलमेंट वाला ये पॉइंट पढ़ना। Yes, sir. Fact zone. Under permanent settlement, revenue was fixed and it was not to be increased in future, thus saving the government from making fresh assessments every year. ओके, दूसरा और देख लेते, दो तीन ना। ये वॉरेन हेस्टिंग की फोटो है, ड्यूरिंग व्हिच वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ इंडिया जनरल 86 से लेके 90 तक था। ओके, फैक्ट जोन, ये रेवेन्यू फार्मर्स वर अलाउड टू कीप 1/10, जैसे मैंने बताया था, एक्चुअली 1/10 था, बाद में थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें होते रहते। बाद में इनको बोला गया कि तुम 11 पार्ट्स करोगे, 11 पार्ट्स में से एक पार्ट तुम रखोगे, तो जनरली इट कम्स टू अराउंड 9.9%, 9.9 ही आएगा ना, 1 पार्ट बोला तुम रखो। होना तो चाहिए था कि 10 पार्ट करो, लेकिन ये अभी 11th पार्ट में 9 से थोड़ा सा कम कर दिया। ये इंडिगो बाद में पढ़े। ओके शिव, अच्छा दोस्तों, तो अब क्या कहानी हो गई, एक मिनट होल्ड करना। अब क्या कहानी होगी, परमानेंट सेटलमेंट से थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन होने लग गया लोगों को, वहां तक बातें फैल गई आगे तक कि भैया तो बहुत बुरा हाल हो रहा है लोगों का। तो इस वजह से ये एक मिनट दो मेरे को, मुझे कुछ ना तुमसे फोटो शेयर करने थे इसी से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं धीरे धीरे दिखाता रहूंगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। गिव मी मोमेंट। या अच्छा, तो इसके जो ड्रॉबैक्स थे उसका मैंने बता दिया तुम्हें, बीच में बहुत सारे मल्टी मिडिल मैन आ गए, 10 लोग हो गए, लैंडलॉर्ड एब्सेंटिज्म बढ़ गया, सारे के सारे जितने लैंडलॉर्ड थे वो कलकत्ता में रहते थे, और यहाँ पे उन्होंने और लोगों को दे दिया, आगे आगे के दे दिया।
यहाँ तक कि कुछ किसान भी अपनी जमीन अपने से छोटे किसानों को देने लगे कि भैया तुम कर लो इस पे, हमसे तो नहीं हो रहा, हम इतना पैसा दे देगा। तो उसमें इतने लेवल्स बन गए कि पैसा आना कम हो गया। तो एक बंदा था, उसका नाम था अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड एक कॉन्सेप्ट लेके आया था, उसका नाम था रयतदारी सिस्टम। ना रयत किसको बोलते हैं? जो फार्मर होता है उसको रयत बोला जाता है। और रयतवारी सिस्टम है, और इसको लगाया किसने था? थॉमस मुनरो था एक बंदा, इंडिया का गवर्नर जनरल। मिंटो मुनरो दोनों साथ साथ थे। थॉमस मुनरो ने ये इम्प्लीमेंट किया। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा हम बीच के मिडिलमैन को निकाल देते हैं, क्योंकि मिडिलमैन बहुत माल खा रहे हैं, किसान भी परेशान है, हम भी परेशान है, हमें भी पैसा टाइम से नहीं मिल रहा सनसेट लॉ लगने के बावजूद। बोला हम डायरेक्टली किसान से लेंगे। अब ये सोच तो लिया थॉमस मुनरो ने, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। हाउ इज पॉसिबल फॉर ए कंपनी ऑफिशियल टू गो टू एवरी दिस थिंग एंड take the money from them. This was largely implemented in the southern part of India. Okay, so let us just go through this and then I'll explain to you what are the main points of this. शिव, आप पढ़ें रयतवारी सिस्टम। बेसिकली सिस्टम तो समझ में आ गया। डायरेक्टली अब गवर्नमेंट कह रही है अब हम डायरेक्टली लेंगे यार, मिडिल मैन को निकालो बीच में से। हाँ जी, कंटिन्यू प्लीज शिव। Yes, sir. हाँ भाई। The permanent settlement did bring in a fixed venue for the company. However, the company realized that the zamindars were exploiting the peasants and making huge sums of money for themselves, while remitting a fixed amount to the company. So while the permanent settlement continued in Bengal and Bihar, the Rutbari system was introduced by Sir Thomas Munro in 1799 to 1801 in Bombay and Madras. अच्छा, तो बंगाल के अंदर ध्यान रखना अभी भी परमानेंट सेटलमेंट ही चल रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट चालू है अभी भी। और यहाँ के जो एरिया थे बॉम्बे महाराष्ट्र इस साइड का एरिया और नीचे मद्रास के एरिया में शुरू कर दिया थॉमस मुनरो ने। कंटिन्यू प्लीज। Followed by Sindh and Assam. According okay. to the system, there was no mediator and the revenue बेटा was वर्ड है collected. मीडिएटर यानी कि बीच बचाव वाला, या बीच वाला कोई बंदा नहीं था, डायरेक्ट डीलिंग थी कंपनी की रयत से। हाँ, Was collected directly from the cultivator on the riyot. The land revenue was fixed for a period for 30 years, after which it could be reassessed. Peasants were expecting to pay half the estimated net value of the total produce. तो अभी देखो, शुरू में 1/3 था जो परमानेंट सेटलमेंट में 1/3 था, लेकिन उसके बाद आ गया 50%। अंग्रेजों को ये लगा ये कि यार एक बात बताओ, परमानेंट सेटलमेंट में लैंडलॉर्ड हमें 1/3 दे रहे हैं, थोड़ा कुछ ये भी तो खा रहे हैं, किसान से तो ये 80% 90% ले रहे हैं, तो हम अपना शेयर अब बढ़ा देते हैं, तो हम तो डायरेक्टली लेंगे किसान से। तो किसान जहां भी चले 80% दे रहा था, हमें तो 50% दे ही देगा। तो 50% टैक्स का भी जो पहले अकबर के टाइम से चला रहा था, टोडरमल के टाइम से 1/3, नाउ हैड इट हैज बिकम हाफ। या कंटिन्यू दादा, कंटिन्यू करो, जल्दी 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 जल्दी। शिव, the method of collection was strict and at times the cultivators were compelled to borrow money from the moneylenders to pay their dues to the company. According to this system, the cultivator was acknowledged to be the legal owner of the land, but in actual practice, he was nothing more than a tenant of the land was with the गवर्नमेंट एज द ओनर। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे
जमींदार लोग जिस किसान ने पैसा नहीं दिया उसकी जमीन छीन लेते थे। अब कंपनी क्या करती थी, जिसने बंदे ने अपना टैक्स नहीं चुकाया उसकी जमीन छीन लेती थी कंपनी। और तो लोग क्या करने लगे फिर, लैंडलॉर्ड जो होते थे, मनी लेंडर जो होते थे, उनसे लोन लेने टैक्स देने लगे, और वो दैट वाज डेट ट्रैप बोलते हैं उसको, उसके अंदर फंसने लगे लोग। थोड़ी सी मेरे पास कुछ ये है स्लाइड्स, इनकी हेल्प से देखते हैं जरा क्या क्या हम पॉइंट्स हैं हमारे। देखो यस, हाँ ये रोयतवारी सिस्टम का एक पॉइंट है, इसको जरा देख लें। देखो शेयरिंग दिस, नहीं ये तो गलत कर दिया, this one. Okay, now let us see the rates of रैयतवारी सिस्टम। अभी हमने देखा था कि हाफ गवर्नमेंट ने बोला हाफ हम लेंगे, हाफ ड्राई लैंड के था जहां इरिगेशन अवेलेबल था, वहां 60% गवर्नमेंट ले लेगी। और जो लेवी लगाया जाता था वो एक्चुअल रेवेन्यूज पे नहीं था, बल्कि पहले से डिसाइड रहता था कि आपका एस्टिमेशन इतना है, हमारा इतनी आपके यहाँ होगी, उसमें से हम आधा ले लेंगे। एस्टिमेशन करते थे ब्रिटिशर्स, वो अपनी तरफ से जानबूझ के ज्यादा एस्टिमेशन करते थे, तो इससे किसान को परेशानी होती थी। ओनरशिप राइट्स हालांकि पीजेंट को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, भाई तेरी जमीन है, लेकिन अगर टैक्स नहीं दिया तूने तो इससे वापस ले लेंगे। डायरेक्टली पीजेंट से हो रहा है। अच्छा, बट फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि भाई कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट के लिए सबसे, एक एक बंदे से। लेट मी सी इफ आई हैव समथिंग एल्स ऑन दिस and then I'll show those रोयतवारी सिस्टम। 12 महल डिस्ट्रिक्ट एक था, सबसे पहले वहां पे हुआ था ये देखो, ये इसने अपनी फोटो बना कि सारे अंग्रेज गवर्नर जनरल ना अपनी सुंदर सुंदर सी पेंटिंग बनवाते थे पैसे देके पेंटर्स को, जैसे हैंडसम होते नहीं थे पर बनवा लेते थे फोटो। गवर्नर मद्रास था थॉमस मुनरो, उसने शुरू किया था और मद्रास रीजन में किया था। 12 महल डिस्ट्रिक्ट है मद्रास प्रेसिडेंसी का, वहां हुआ। ओके नाउ लेट अस सी महलवारी सिस्टम। तो जब ये फेल हो गया, रोयतवारी सिस्टम फेल हो गया क्योंकि पॉसिबल नहीं था, वापस से परमानेंट सेटलमेंट टाइप का एक नया चीज शुरू हुआ। लेकिन अब बीच में लैंडलॉर्ड को नहीं डाला। अब जो होल्ट मैकेंजे करके एक बंदा था ब्रिटिश ऑफिसर, उसने शुरू किया था। अब बोला लैंडलॉर्ड नहीं करेंगे, कंपनी डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो एक काम करो, कई सारे विलेज मिला के ना उनका एक ग्रुप बना दो और उसको बोलो महल। महल नाम दिया गया उसको, महल गया। और उस वहां जो इंचार्ज बंदा था उसको बोलते थे महलवार। मेरा अभी भी एक दोस्त है, जूनियर है मेरा एनडीए का, उसका नाम है कर्नल महलवार। ये लोग तभी से आए हुए हैं पहले से, जो एक ग्रुप ऑफ विलेज के काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते थे, जो कि सारे विलेजेस का टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट को हैंड ओवर करते थे। इसको बोलते थे महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में एक और चीज को एक्सप्लॉइट किया अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा देखो सही ऐसा हो सकता है कि एक फार्मर का प्रोड्यूस कम हुआ हो, शायद उसके पड़ोसी का दूसरा हो गया हो, थोड़ा बढ़ गया हो, उसके भाई का बढ़ गया हो, तो हम ऐसा करेंगे पूरे महल का टैक्स इकट्ठा सेट करेंगे, इंडिविजुअल फील्ड्स का नहीं करेंगे अपन, क्या पूरे के पूरे महल का सेट करेंगे। अब हमें नहीं पता कैसे टैक्स दोगे तुम लोग, मिलजुल के जो मर्जी करके तुम अपना टैक्स दो। इससे हमें ये फायदा होगा कि कल को किसी जगह कम भी प्रोड्यूस हुई तो हमारा जो इनपुट आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो कम नहीं होगा। महलवारी सिस्टम हम लागू करते थे। और महलवारी सिस्टम कहाँ लागू किया जाए था, ध्यान रखना, बार बार आएगा पॉइंट, ये कौन सा सिस्टम कहाँ हुआ। बंगाल बिहार के अंदर परमानेंट सेटलमेंट है, साउथ में मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रोयतवारी चल रहा है। नॉर्थ के इलाके में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इस एरिया के अंदर महलवार सिस्टम। लेट अस सी अबाउट महलवार सिस्टम। वंश, can you read this point? I'm just showing this now. Mahalwari system. Yeah. The Mahalwari system. The Mahalwari system was based on the common ownership of land. Therefore, settlements of tax collection were made with village elders who distributed the land settlements amongst cultivators as the importance of the village as
a social unit was recognized. मैंने बोला सोशल यूनिट यानी गांव के जो सोशल बॉन्डिंग थी उसको यूज किया कि भाई सुनो तुम बड़े बुड्ढे हो जाके तुम्हारी जिम्मेदारी है टैक्स देना, किसी का कम आई है तो तुम लोग आपस में मिलकर जो मर्जी करो, हम पूरे महल यानी ग्रुप ऑफ विलेज हमें इतना टैक्स चाहिए। या प्लीज कंटिन्यू। This system was formulated by Holt McKinsey. Mackenzie, the person Responsible responsible for collecting revenue was the talukdar. This system was introduced in northwestern India, Punjab, parts of central India and parts of Bengal. ओके अब देखो, अब दोस्तों ये पिक्चर की मदद से हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर की जान तो यही है। देखो 1800 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, और जैसा अभी हमने डिसाइड किया जिया 1793 से हम बिगिनिंग मानेंगे परमानेंट सेटलमेंट की, ठीक है जिया? Okay, sir. और फिर 18 सेंचुरी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ अराउंड देख लो 1807 से अप्रोक्सीमेटली मद्रास के अंदर रोयतवारी सिस्टम चल रहा है। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में चल रहा है। रोयतवारी इधर आ गया, महलवारी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में आ गया, ठीक है। अब रोयतवारी बाद में 1835 के अंदर बॉम्बे में हुआ, जैसे क्योंकि थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था तो उसने अपने एरिया में पहले किया, बाद में उसका देखिए बॉम्बे में भी आ गया 35 में। और सिपाही म्यूटनी हो गई थी हमारी 1857 में, और उसके बाद अवध एरिया के अंदर तालुकदारी शुरू हुई। तो ये अलग अलग सिस्टम चल रहे थे, कई सारे सिस्टम एक साथ चल रहे थे, कोई ऐसा नीट डिवीजन नहीं था कि अब ये हो गया अब ये हो गया। लेट अस सी व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ओके अभिनव, काइंडली रीड इंपैक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। अभिनव, क्या बात है, अभिनव क्लास में नहीं क्या? इज नॉट है अभिनव नहीं। ओके राइट जिया, आप पढ़े? Yes, sir. हाँ, किसी ने नहीं पढ़ा तो Impact मुझे of याद the दिला देना सर मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है मैं कल पढ़ा दूँ। आया प्लीज कंटिन्यू। impact of the land revenue system. The land revenue systems had many drawbacks. First, it damaged the economy of the country and the self-sustaining character of the villages. अंग्रेजों के आने से पहले कोई जमीन बिकती नहीं थी, हर बंदे की अपनी जमीन थी, उसमें काम करता था, वो मर के काम चलता रहता था उससे। अंग्रेजों ने वो फिक्स लॉ बना दिया, इतना टैक्स तो तुम्हें देना ही देना है, तो सस्टेनेबिलिटी विलेज की वो खत्म हो गई, विलेज में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। या कंटिन्यू। Second, land was repeatedly resold when zamindars were unable to pay their dues due to the company. Third, as the British were very strict in their revenue collection, many peasants had to borrow money by mortgaging their belongings, and many were forced to become bonded laborers. ओके मॉर्गेज पता है क्या होता है? मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। अपनी लैंड को वो जाकर मनी लेंडर के पास जो पेपर्स होते थे वो रख देते थे, बोलते हमें पैसे दे दो, हम जब आपके पैसे चुकाएंगे तो हमारे पेपर वापस कर देना। मॉर्गेजिंग होती है, उससे कभी निकल नहीं पाते थे और जमीन छोड़ के अब वो लैंडलेस लेबरर बन जाते थे, बिना जमीन के लेबरर्स। कंटिन्यू। The cash payment of tax forced cultivators to produce cash crops like cotton and sugarcane rather than food crop, as cash crops brought in more money than food crops. Fifth, according to scholars, the administrative and economic policies of the British were one of the reasons for the famines that occur. As the crops cultivated were for the benefit of the British, that is, cash crop rather than food crops, it led to a dearth in country's food production. 6. No effort was made to improve or modernize agriculture. Cultivation of indigo. ओके वेट करना, कल्टीवेशन इंडिगो तो मुझे लगा कल ही शुरू करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंडिगो बता देता हूँ। इससे पहले समझ लो कैश क्रॉप क्या होती है, फूड क्रॉप क्या होती है। दोस्तों ऐसा होता है जब राइस उगा रहा है बंदा अपने परिवार के लिए उगा रहा है, जब बंदा गेहूं उगा रहा है अपने परिवार के लिए उगा रहा है, लेकिन जब वो शुगर केन उगाता है, इंडिगो उगाता है, जैसे इन सबको क्या बोला जाता है? कैश क्रॉप्स। कॉटन को कैश क्रॉप बोला जाता है क्योंकि ये बिकती है मार्केट में। कॉटन वो खुद नहीं पहनता, गन्ने खुद नहीं चूकता वो पूरे साल भर, तो वो क्रॉप जो कि बेसिकली कैश के लिए बेचने के लिए उगाई जाती है उनको कैश क्रॉप बोलते हैं। फार्मर्स जो पहले
अपने परिवार के लिए खाना खिलाने के लिए फार्मिंग करते थे, अब वो कैश क्रॉप पे आ गई। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, अच्छा जैसे ज्यादातर कैश क्रॉप्स के अंदर वाटर बहुत लगता है, इरिगेशन बहुत लगता है, जिसकी वजह से ये फैमाइन जो आने लगी बार बार, क्योंकि जो वाटर जितना थोड़ा बहुत भी था वो चैनलाइज हो रहा था, कोई इधर ले जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है, और आपने कैश क्रॉप बो दी लेकिन पानी नहीं मिला आपको, तो ना तो आपकी कैश क्रॉप रहेगी ना पैसा आएगा आपके पास। उसकी जगह अगर आप वीट बोते तो आपको वीट आ जाता, कम बारिश में भी आ जाता, कैश क्रॉप फेल हो जाती थी। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द plight of the farmers went down. ओके, इंडिगो के बारे में एक बात बता दूं। इंडिगो इज अ डाई, इट इज यूज्ड इन द डाइंग ऑफ द क्लोथ्स, कपड़ों को रंगने में काम आती है। ज्यादातर जो इंडिगो की ह्यूज हैं, देर आर ऑल डिफरेंट ह्यूज ऑफ ब्लू, लाइट ब्लू, उसका अलग अलग ब्लू की शेड्स बना लेते थे। इंडिगो कलर तो सबको पता ही है। और इंडिया के अंदर इंडिगो खरीदते थे ब्रिटिश ट्रेडर्स 2.5 रुपीज पर केजी, और फ्रांस और इंग्लैंड में बिकता था 100 रुपीज पर केजी, 50 टाइम्स मोर बिकता था। इंडिया का जो इंडिगो था वो बहुत हाई क्वालिटी का था, अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोप में। बाकी भी आता था, अमेरिका से भी इंडिगो आता था उस वक्त, लेकिन उसकी डिमांड कम थी, हमारे उसकी डिमांड ज्यादा थी। आफ्टर मेनी ईयर्स केमिकल डाई वाज डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड, बट तब उससे पहले डाई करने के लिए कपड़ों को एक इंडिगो वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज अवेलेबल, एंड दैट इज द रीजन द ट्रेडर्स, ब्रिटिश ट्रेडर्स जो इंक्लूडिंग इंडियन लैंडलॉर्ड्स, दे यूज्ड टू फोर्स इंडियन फार्मर्स टू डू इंडिगो फार्मिंग। इंडिगो फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम थी, तुम बोलोगे फार्मर को सर क्या दिक्कत थी, उगा लेते थे इंडिगो। फर्स्टली इंडिगो फार्मिंग इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, कल मैं बताऊंगा कैसे इंडिगो बनता है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिगो फार्मिंग से जमीन की जो फर्टिलिटी थी वो कम हो जाती थी, और वो बंदा जब अपने परिवार के खाने के लिए उगाना चाहता था तो वहां उतनी फसल नहीं होगी। दूसरा, उसको फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स कि तुम आधी जमीन पे इंडिगो लगाओ, वो बोलता था आधी जमीन में लगाऊं तो आधी जमीन पे जो वीट होगा उससे मेरे परिवार का पेट नहीं पलेगा। तो अंग्रेजों ने उनको पहले एडवांस लोन देना शुरू कर दिया। शुरू में लोगों ने ले लिया लोन, अब लोन ले लिया तो उसको, और अब कीमत अंग्रेज खुद डिसाइड करते, इस कीमत पे हम खरीदेंगे, तो हमारे फार्मर उसके प्रिजनर बन गए, दे बिकेम ए प्रिजनर ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की कहानी कल करेंगे। आई विल सेंड दिस वीडियो फॉर योर मिक्सिंग। अच्छा, इसमें ये हो रही है, यह है कि जब मैं पिन करके नहीं ये अपना शेयर करता हूँ ना, सिर्फ वही आता है, तो वो तो हिस्ट्री में तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेरे को याद दिला दिया करो बीच में कि सर उसको हटा दो, प्रेजेंटिंग को हटा दो, ठीक है, तो उससे क्या है अपना बोर्ड जाता है, हालांकि बोर्ड पास कुछ खास है नहीं। राइट गाइज, बिफोर वी से गुड बाय, एनी डाउट्स? या Sir, I have a doubt. Yeah. Sir, why do cash crops require more water than any other crop? Most of the cash crops, या शुगर केन है, शुगर केन के अंदर जो प्रोड्यूस है वो गन्ने का जूस है, गन्ने का जूस तो पानी है भाई, पूरा जूस ही पानी है, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ दिस थिंग रिक्वायर्स मोर वाटर। Okay, sir. अंडरस्टूड। ओके वंश, जिया, शिव, सिया, बताओ भाई, डाउट तो नहीं है? अगर है तो मेरे को शेयर करना, टुमारो आई सॉल्व इट। राइट, वीडियो विल कम बाय टुमारो मॉर्निंग। चलो बाय बाय एवरीवन। जिया, अर्चिया, सिया, ऋत्विक, अर्नव, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. बाय 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 शिव।